पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, आईएमएफ ने पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए $7 अरब देने का ऐलान कर दिया। अब यह खबर पाकिस्तानियों के लिए शादियाने बजाने का मकाम है या एक लम्हे फिक्रिया है? पाकिस्तान और आईएमएफ के इस एग्रीमेंट का क्या प्री कॉन्टेक्स्ट है, क्या इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में भी जानेंगे और इसके क्या असरात मईशत पर और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट पर पड़ने वाले हैं, इसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन लाजमी है कि आप मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर लेकर के। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का और आईएमएफ का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का एग्रीमेंट हो गया है, जो कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है बिटवीन आईएमएफ एंड पाकिस्तान, विच ब्रिंग्स $7 बिलियन फॉर 37 मंथ्स टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को ये कर्ज का हुसूल कैसे मुमकिन हुआ और क्यों कर हुआ और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और सबसे अहम स्टॉक मार्केट के लिए क्या ये खबर खुशखबरी साबित होगी या आगे जा कर के पाकिस्तान के लिए मुश्किलात दरपेश होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ और अहम बात यह है कि ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ 2000 के बाद, सन 2000 के बाद ये चौथी दफ़ा हासिल हो रही है और 2001 से लेके 2004 के दरमियान जो पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिली थी वो बहुत कामयाबी से पाकिस्तान ने मुकम्मल कराई और उसके बाद से जो दूसरी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को मिली आईएमएफ की तरफ से वो 2013 और 2016 की थी। यानी कि 2013 में ये फ़ंड फैसिलिटी मिली पाकिस्तान को, जो कि कामयाबी से पाकिस्तान ने मुकम्मल किया और तमाम अहदाफ भी पूरे किए और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर खुशगवार और बेहतर असरात भी हमें नज़र आए। ये दो टेन्योर्स याद रखिएगा, 2001 to 2004 एंड द सेकेंड वन इज़ बिटवीन 2013 to 2016। तीसरा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हमें मिली 2019 में। 2019 से लेके 2022 तक के इस फैसिलिटी को हम मुकम्मल नहीं ले सके, मुकम्मल नहीं कर सके, क्योंकि हमें बहुत दरपेश थे इकोनॉमिक चैलेंजेस, मुकम्मल करने में नाकाम रहा। अब ये चौथी दफ़ा हम 2024 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पे गए हैं आईएमएफ के पास और आईएमएफ ने हमें $7 अरब का ये कर्ज अदा करने के लिए हामी भरी है, जो कि 2027 में तकरीबन 3 साल की मुद्दत के लिए 37 महीनों के लिए ये कर्ज दिया गया है और पाकिस्तान को उसके जवाब में बहुत सारे इक़दामात करने पड़ेंगे, जो कि गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान कर भी रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि इसकी तारीख़ कब से शुरू होती है कि 2023 के जून में जब पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, उस वक्त आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ था $3 अरब का, जिसने पाकिस्तान की मईशत को एक सहारा दिया था और दिवालिया होने के ख़तरे से बाहर निकाला और उसके बाद पाकिस्तान को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस आई और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दामात किए जिससे पाकिस्तानी रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में संभाला आया और स्टॉक मार्केट बढ़ती भी चली जा रही है। उसके बाद से मुस्तकिल पाकिस्तान वो इक़दामात कर रहा है जो कि आईएमएफ की अव्वलीन तरजीहात में से हैं, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी इक़दामात कर रहा है वो आपके सामने है। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को ये तवील मुद्दती लोन हासिल करना क्यों ज़रूरी था? इसलिए कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़ हासिल करना इंतहाई ज़रूरी था और पाकिस्तान के ऊपर एक गैर यकीनी तलवार लटक रही थी, एक अनसर्टन सिचुएशन से शिकार था कि पाकिस्तान पिछला कर्ज लौटाने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा। तो ये जो $7 अरब का पाकिस्तान का और आईएमएफ का
मुआहदा हुआ है, ये पिछले कर्ज़ों की अदायगी में पाकिस्तान को आसानी पैदा करेगा और पाकिस्तान के ऊपर ये अनसर्टेनिटी और जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, मुश्किल सूरत हाल थी, उससे निकलने में उसको आसानी होगी। अब हम जायज़ा लेते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियां लेकर के आएगा। ये मुआहदा या ये लोन जो पाकिस्तान को कर्ज हासिल हुआ है $7 अरब का, इससे पाकिस्तान की मईशत में क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी। तो सबसे पहली बात, हायर टैक्स रेवेन्यूज, यानी कि पाकिस्तान को टैक्स नेट में इजाफा करना है। दे हैव टू ब्रॉडन द टैक्स नेट, और उन अनटैक्स्ड या वो जो अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पर रिटेल सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इनको टैक्स नेट में लाना होगा और इनका टैक्स रेट बढ़ाना होगा। और पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 9% के करीब है, उसको तकरीबन 15% तक लेके आना पाकिस्तान की हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान एम्स टू रेज द टैक्स रेवेन्यू बाई 3% ऑफ द जीडीपी। नंबर 2, जो मराआत और इंसेंटिव्स दिए हैं पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों को, उसे बतदरीज कम करते हुए ख़त्म करना है। बहुत सारी सब्सिडीज़ और बहुत सारी मराआत मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन्स को पाकिस्तान में दी गई हैं। वो मराआत और वो सब्सिडीज़ वो ख़त्म करना लाजमी है, ये IMF की शर्त है। नंबर 3, एग्रीकल्चर सेक्टर की रिफॉर्म्स। जी हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रिफॉर्म लेकर के आना है। और दूसरी अहम बात, जैसा कि आप जानते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को ये इख्तियार हो गया है टैक्स कलेक्शन का, तो एग्रीकल्चर की जो सेल्स हैं उस पर टैक्स और सेल्स टैक्स हासिल करना सूबों की भी जिम्मेदारी है, और साथ साथ एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाना होगा। चौथी और सबसे अहम बात, जो एनर्जी सेक्टर है, तवानाई का बहरान पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसके बावजूद IMF ये कह रहा है कि एनर्जी प्राइसेस विल बी एडजस्टेड रेगुलरली, और उसमें मराआत ख़त्म करनी है, सब्सिडीज़ भी ख़त्म करने की IMF की तरफ से शर्त है। और दूसरी अहम बात ये कि प्राइवेटाइजेशन की कमिटमेंट को फुलफ़िल करना है पाकिस्तान की हुकूमत को। इस सिलसिले में PIA की प्राइवेटाइजेशन का आगाज़ हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में इसकी बिडिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगी और इसके बाद मज़ीद प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको जल्द ही पाकिस्तान की हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन के मरहले से गुजारना है। तो जनाब, ये तो थी इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस। अब सबसे अहम बात ये कि स्टॉक मार्केट पे इसके क्या असरात होंगे। स्टॉक मार्केट, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल IMF के ही स्टैंड बाई एग्रीमेंट के बाद ही बढ़ना शुरू हुई और गुज़िश्ता एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस स्टॉक मार्केट के ऊपर आए और स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम ये समझते हैं, बल्कि बहुत सारे और भी एनालिस्ट का ये ख्याल है कि ये बुल रन मार्केट का कंटिन्यू रहेगा और इसके बाद मार्केट जो है मज़ीद बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं आपको अहम बातें बता दूं कि इस मार्केट की बेहतरी के लिए सिर्फ IMF के साथ साथ चंद और अहम उमूर भी हैं जो कि तय करना ज़रूरी है। नंबर 1, पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है उसकी अदायगी इस IMF के एग्रीमेंट के बाद मुमकिन हो सकेगी और आसान हो जाएगी। तो पाकिस्तान एक अनसर्टेनिटी की कैफियत से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन में नहीं आएगा। आप दूसरी अहम बात यह है कि साथ साथ IMF की सपोर्ट के बाद आपको जो दीगर मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं उनकी भी सपोर्ट मिलती है और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो आपको एड देते हैं, जो आपको कर्ज़ा देते हैं, जैसे सऊदी अरब है, चाइना है और दीगर ममालिक हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस रीस्टोर होता है और मुल्क में फॉरेन इनफ्लोज में भी इजाफा होता है। और गुज़िश्ता महीनों में आपने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हुआ। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। यकीनन शरह सूद में कमी बहुत ज़रूरी है। 22% से गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 20.5% इंटरेस्ट रेट हो चुका है, जो कि पहला कदम था। अब आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 29 जुलाई को मुतवक्को है, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा। अगर महंगाई की शरह पे कंट्रोल रहा तो यकीनन इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, लेकिन बजट के बाद से जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसमें इंटरेस्ट रेट कट होना एक सवालिया निशान है।
तीसरी अहम बात, स्टेबल पाक रुपी। यकीनन पाकिस्तानी करेंसी का स्टेबल होना सबसे अहम जुज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी आप जानते ही हैं कि गुज़िश्ता सालों के अंदर बहुत तेज़ी से नीचे जा रही थी और 300-325 तक $1 के अगेंस्ट चली गई थी। गुज़िश्ता चंद महीनों से, बल्कि 6-7 महीने से पाकिस्तानी रुपया कदर मुस्तहकम है और 280 के अराउंड घूम रहा है फ़ी डॉलर के अगेंस्ट। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी रुपी स्टेबल रहेगा तो वो कैसे स्टेबल रह सकता है। पहली वजह यह है कि होम रेमिटेंसेस में इजाफा हो, और गुज़िश्ता 3 महीने में हमने देखा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से $3 अरब से ज़ायद की रकम पाकिस्तान भेजी गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। हाँ, यकीनन 2 त्यौहार इसमें गुजरे हैं, ईद और बकरीद, जिसकी वजह से होम रेमिटेंसेस में इजाफा तो होता है, लेकिन इस साल जो होम रेमिटेंसेस इस ड्यूरेशन में आई है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उसके अंदर। होम रेमिटेंसेस के अलावा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में भी इजाफा होना चाहिए, और वो गुज़िश्ता दिनों हमने एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ, और सबसे ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स में भी हमें इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बेहतर हुई। साथ साथ इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और इस बजट के अंदर ही आप जानते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ में बहुत होशरुबा इजाफा किया गया है, लग्जरी आइटम्स की ड्यूटीज़ में भी इजाफा किया गया है, गाड़ियों की ड्यूटी में भी इजाफा किया गया है, स्पेयर पार्ट्स की भी ड्यूटीज़ में इजाफा किया गया है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ में इजाफे की वजह से इंपोर्ट्स में जो है कंट्रोल होगा, जिसके बाद आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा बेहतर होने के इम्कानात होते हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम रहेगा। सबसे अहम बात और लास्ट वो ये है, सियासी स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। गुज़िश्ता दिनों आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते 1500-1600 पॉइंट का एक ही दिन के अंदर डिप आया था, लेकिन जब ये महसूस हुआ कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और हुकूमत अपनी कानून साजी भी कर सकेगी, गो कि उसको एक टफ ऑपोजिशन का सामना है, अगर मुल्क में अफरा तफरी नहीं होती है, सियासी अफरा तफरी नहीं बढ़ती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ती रहेगी। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है, और सबसे अहम बात यह है कि IMF से कर्ज़ लेना कोई खुशी की बात नहीं है, ये कोई शादियाने बजाने का वक्त नहीं है, ये बहुत अहम लम्हा फ़िक्रिया है। इसलिए कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अशराफिया को और हुकूमत को ये सोचना होगा कि वो अपने अखराजात कम करे और मुल्क की आवाम को भी रिलीफ़ दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।